अस्सलाम वालेकुम। मेरी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो क्लिप ज़रूर देखिए। देखें, ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन जिस बात की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये कोलेटरल डैमेज, ये हमारे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस कोलेटरल डैमेज का नाम दे देते हैं। लेकिन जो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें तो कोलेटरल डैमेज जो है उसमें इंटेंशन और प्रोपोर्शन देखा जाता है। इंटेंशन हमें मालूम है कि इनका क्या है, दूसरा प्रोपोर्शन जो है वो 2% रहता है। मतलब अगर 100 दहशतगर्द मरे उसमें 2 सिविलियंस मरे तो वो भी गलत बात है, लेकिन फिर भी जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। यहाँ पर जो है हमारे 21 मासूम लोगों की शहादत हो जाती है, और जब हम दहशतगर्द देखते हैं तो एक दहशतगर्द भी नहीं होता उसमें। जो है ये फिर कोलेटरल डैमेज नहीं है, ये वार क्राइम है, इनसे क्राइम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको रोकना चाहिए, और इसके लिए भी जो है हमारे जो हमारी ये कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी, इंशाल्लाह ताला ये भी इसका हल ढूंढ रही है, इसका हल भी निकलेगा इंशाल्लाह। अब आपने ये वीडियो क्लिप देखा, ये हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब नौजवान वज़ीर आला हैं। अब इस क्लिप को सुनने के बाद बहसीयत पाकिस्तानी मैं तो यही समझता हूँ कि इस बयानिए के बाद या इस बयान के बाद क्या हमें बीजेपी, नरेंद्र मोदी, उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह या भारत की जानिब से या अफ़गान तालिबान या अफ़गानियों की जानिब से या दहशतगर्दों की जानिब से किसी मज़ीद बयानिए की ज़रूरत है? अभी तक तो किसी दुश्मन मुल्क ने पाकिस्तान की फ़ौज को वार क्राइम्स का इल्ज़ाम नहीं दिया या ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। इसको आप स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकते कि उनके मुंह से अचानक ये बात नहीं निकली, उन्होंने सोच समझ कर ये बात की है। पहले उन्होंने कोलैटरल डैमेज को डिफ़ाइन किया है कि बकौल उनके कि किसी जगह अगर 100 लोग मारे जाते हैं, दहशतगर्द मारे जाते हैं, या आप किसी जंग में शामिल हैं, उस जंग में दुश्मन मुल्क के 100 फौजी मारे जाते हैं और आपके 2 सिविलियन या उनके 2 सिविलियन मारे जाते हैं, तो उसको कोलैटरल डैमेज कहते हैं। कोलैटरल डैमेज ज़ाहिर है ये सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया नहीं होता, बल्कि इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज भी इसमें शुमार किया जाता है। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो टेक्निकल चीज़ें हैं, सबको मालूम है कोलैटरल डैमेज क्या होता है, कोलैटरल डैमेज की इंटरनेशनल डेफिनेशन क्या है, और जो लोग जंगी मामलात समझते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला, उसके मुंह से ये बात सुनना, जिस सूबे में सिर्फ 2025 में सैकड़ों, दर्जनों नहीं सैकड़ों अफराद दहशत गर्दी का निशाना बन चुके हों, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हों, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हों, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग भी शामिल हों, उस सूबे का वज़ीर आला अपनी फ़ौज को ये इल्ज़ाम दे कि ये वार क्राइम्स कर रही है। नताइज इसके बाद जो होंगे वो कोई उसको उनको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा, ये जो इमरान ख़ान के दोस्तनुमा दुश्मन हैं, या तो फिर ये है कि ये इमरान ख़ान का बयानिया है, हमें ये मानना पड़ेगा। अगर उनकी मुलाकात नहीं हुई तो शायद वो ये समझते हैं कि वो इस तरह के बयानात देकर इस्टेब्लिशमेंट को या हमारी फ़ौज को या हुकूमत को, हुकूमत वक्त को वो सरनिगू कर लेंगे, अंडर प्रेशर लाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होता पाकिस्तान में। अभी 3 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई, उनको कर्टसी कॉल के लिए उनसे मिलने के लिए पेशावर के कोर कमांडर आए, और पीटीआई वालों ने खुशियां मनाई कि देखें जी कोर कमांडर चल के वज़ीर आला हाउस आए। तो वो कर्टसी कॉल थी, और उसमें ऑब्वियसली ये बातें कुछ रेड लाइंस ड्रॉ की गई होंगी कि आपने ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। लेकिन उसके 1 या 2 दिन बाद ये बयान सामने आ जाता है। तो क्या इस बयान के बाद सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुश्किलात में कमी वाक़ होगी, उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी,
ان کے جو لیڈر اس وقت جیل میں ہیں اور اسی طرح کے بیانات کی وجہ سے آج وہ جس مصیبت سے دوچار ہیں، کیا ان کی مشکلات میں کمی آئے گی؟ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہوگا؟ مجھے معلوم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو اس پر خوشی منائیں گے، لیکن سب سے زیادہ خدشہ اس بات کا ہے کہ ان کے اس بیان کو بھارت میں، افغانستان میں، جو کہ اس وقت دونوں پاکستان کے دشمن ممالک گردانے جاتے ہیں، بلکہ ہیں دشمن، ان کی پالیسیز پاکستان دشمنی پر مبنی ہے، وہ کس طرح اس کو اچھالیں گے؟ انڈین سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کس طرح آئیں گے کہ دیکھیں جی پاکستان کے صوبے کا پی ٹی آئی کا منتخب وزیر اعلیٰ پاکستانی فوج کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اور عین ممکن ہے ان کے بیان کو بنیاد بنا کر کوئی انٹرنیشنل، وہ جسے کہتے ہیں کرمنل کورٹ یا انٹرنیشنل وار کرائمز کی جو عدالتیں ہیں ان میں چلا جائے، جس طرح نیتن یاہو کو ایک لحاظ سے جو ہے وہ وار کرمنل اور جینوسائیڈ کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک ہجان بنانے کے لیے، ایک ایشو بنانے کے لیے، ایک نیریٹو بنانے کے لیے کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس بیان کو کہ دیکھیں جی ہی از این الیکٹڈ چیف منسٹر آف دی پروونس وچ از گوئنگ تھرو وار آن ٹیرر، اور وہاں پہ their army is killing its own people in the name of collateral damage. In fact, they are committing war crime. یہ بیانیہ بنایا جا سکتا ہے، اور مجھے امید نہیں، یقین ہے انڈیا کی جانب سے، افغانستان کی جانب سے، اور پاکستان کے وہ پی ٹی آئی کے ہمدرد جو کہ بیرون ملک مقیم ہیں، وہ اس پر ویڈیوز بنائیں گے، وہ اس پر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کریں گے، اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے، امریکن سینیٹر سے ملیں گے، کانگریس مین سے ملیں گے، برطانیہ کے ایم پی سے ملیں گے، نتیجہ تو کچھ نہیں نکلے گا۔ لیکن اس سے آپ کو صاف سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما جس قدر دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر اپنی پارٹی اور اپنے بانی یا قائد کو جس حد تک نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں آپ پر واضح ہو جائے گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔